फिल्म 10,000 ईसा पूर्व में सेट है। मेरा मतलब है कि यह बेहतर होगा, अन्यथा मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। और यह यागल्स नामक एक जनजाति के इर्द गिर्द घूमती है। वे पहाड़ों में रहने वाले निडर लोग हैं। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है। वे सब करते हैं खाना, सोना, प्रजनन करना और दोहराना है। हालांकि अचानक जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी हालत खराब हो गई है। ईगल्स को अपने भोजन के एकमात्र स्रोत मैमथ का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक दिन दो शिकारी एवोलेट नाम की एक छोटी लड़की के साथ गांव लौटे। पता चला कि वह उसे पकड़ रही थी। उसके गांव में उसकी मृत मां पर आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उसकी दुर्दशा देखकर ईगल के सम्मानित बुजुर्ग और शमन की बूढ़ी मां ने जांच करने का फैसला किया। वह अपने अतीत को जानने की उम्मीद में युवा लड़की को छूती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बूढ़ी मां उन चारों के भयानक दृश्यों से अभिभूत है। पैर वाले राक्षसों ने जाहिरा तौर पर एवोलेट के गाँव पर हमला किया था। वह यह भी भविष्यवाणी करती है कि वही आक्रमणकारी जल्द ही गर्ल्स के बाद आएंगे और जो कोई भी राक्षसों के नेता को मार डालेगा वही एवोलेट और पवित्र भाले दोनों को जीत लेगा और अगला ग्राम प्रमुख बन जाएगा। हालांकि वर्तमान ग्राम प्रमुख ऐसा नहीं करता है। वह इस पर विश्वास नहीं करता है और इसके बजाय अपने लोगों को खिलाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता अपनाने का फैसला करता है। इसलिए उसी रात वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने सफेद भाले पर टिक टिक करने से पहले गांव छोड़ देता है और उसे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कहता है। अगली सुबह यह बात फैलने में देरी होती है। मुखिया का गायब होना और उसे एक कायर के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने ही गांव की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बेटे की देरी के कारण अन्य बच्चों द्वारा उसे बेरहमी से धमकाया जाता है। समय बीतने के बाद लड़का अपने सभी दोस्तों को खो देता है और एकमात्र व्यक्ति जो उससे बात करता है वही वालेट है, क्योंकि वही क्या दो लोग अकेले होते हैं और जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अविभाज्य बन जाते हैं। फिल्म फिर भविष्य में कई वर्षों तक तेजी से आगे बढ़ती है, जहां एक वयस्क डिले और एवोलेट अंततः एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। शिकार का मौसम लगभग आ गया है और बूढ़ी माँ सभी को बताती है कि करेन कैसे जीतेगा। एवोलेट चूंकि जनजाति का एक सुशोभित योद्धा बन गया है, बाद में चिंतित एवोलेट देरी से उसके पास आता है और उसे एक साथ भागने के लिए कहता है। हालांकि एवोलेट वहीं रुकने और अपने लोगों को राक्षसों से बचाने पर अड़ा हुआ है। अचानक बाकू नाम की जनजाति का एक युवा लड़का आता है, मैमथ के आगमन की घोषणा करता है और इसलिए सभी शिकारी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वे विशाल जानवरों का पीछा करते हैं जब तक कि उनमें से एक अंततः जाल में फंस नहीं जाता है। हालांकि जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए आता है, मैमथ अचानक उठता है और आगामी संघर्ष में भाग जाता है। यह कुछ शिकारियों को अपने साथ खींच लेता है, जिसमें देरी भी शामिल है। थोड़ी देर के बाद अंततः विशाल खुद को जाल से मुक्त कर लेता है और उस देरी का आरोप लगाता है। हालांकि घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में यह गलती से खुद को जमीन पर सीधे अटके हुए भाले से फंसा लेता है। अन्य जनजाति के सदस्य शीघ्र ही आ जाते हैं। बाद में और प्रशंसा में यह विश्वास करने में देरी हुई कि उसने विशाल को मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप बूढ़ी माँ ने उसे सफेद भाला सौंप दिया और उसे नए प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया, क्योंकि शिकारी मृत विशाल को गाँव में वापस खींच रहे थे। मैदानी इलाकों में जश्न की गूंज गूंज रही थी, लेकिन देरी महसूस हो रही थी। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह उस प्रशंसा को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसे उस चीज के लिए मिली जो उसने नहीं की थी। अपने मित्र टिक टेक के पास जाकर उसने सच कबूल किया और सलाह मांगी। टेक जनजाति के एक बुद्धिमान बुजुर्ग और टिकटॉक के परदादा बताते हैं, झूठ बोलकर सफेद भाले को स्वीकार करना सम्मानजनक नहीं है और उनके कबीले का तरीका नहीं है। इसलिए चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ भाला उसे सौंप दें। लेकिन जब वह वही बात वालेट के सामने स्वीकार करता है तो वह क्रोधित हो जाती है और अगली सुबह उसे छोड़ देती है। बूढ़ी माँ की भविष्यवाणी सच हो जाती है और जनजाति पर अचानक 4 पैर वाले राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है, जो खुद को सिर्फ घुड़सवार बताते हैं। राक्षस गांव को तोड़ देते हैं और जनजाति के बीच कहर बरपाते हैं। वे जनजाति के विभिन्न सदस्यों को भी पकड़ लेते हैं, जिनका उपयोग वे दास के रूप में कर सकते हैं। राक्षसों के नेता सरदार ने एवोलेट को नोटिस किया और उसे अपने पास ले लिया। बेचारा बाकू केवल अपनी माँ को बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करते हुए देख सकता था। जब देर से पता चलता है तो वह हमलावरों से लड़ने में मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन टिक टिक उसे यह जानकर रोक देता है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। दुष्ट हमलावरों के खिलाफ इसलिए देरी को किनारे से देखने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि यह गांव टुकड़ों में तबाह हो गया है। जब उसे पता चलता है कि उसके जीवन का प्यार विलेटेट छीन लिया गया है, तो हमले के बाद बचे लोगों ने घायलों की मदद की, जबकि टिक टिक गाय भाग रही थी। और फिर से संगठित होने और अपने अगले कदम की योजना बनाने में देरी करते हैं। वे 4 पैर वाले राक्षसों से डरते हैं, लेकिन बहुत देर होने से पहले अपने दोस्तों को भी बचाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सोचने के बाद उन्होंने हमलावरों का पीछा करने का फैसला किया। यहाँ तक कि बाकू भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वह अब नरक में है। अपनी माँ की मौत का बदला लेने के इरादे से जब समूह अपनी यात्रा पर निकलता है तो उन्हें एवोलेट के हार के बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं, जो उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। हालांकि उनका रास्ता उन्हें खतरनाक प्राणियों से भरे एक विश्वासघाती जंगल के माध्यम से ले जाता है। यह पता चलता है कि राक्षस भी वहाँ हैं उसी जंगल में, और जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, एक आतंकवादी पक्षी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। राक्षसों में से एक को तुरंत मार दिया गया, लेकिन इससे पहले कि कोई और नुकसान होता, नेता जल्दी से उन्हें क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। इस बीच गुप्त रूप से उनका पीछा करता है और उनके अस्थायी शिविर में पहुँच जाता है। अब उन पर हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि जब विलेट को वनाई डिले नाम के एक राक्षस सदस्य द्वारा परेशान किया जाता है, तो वह छिपकर बाहर आता है और उसे बाहर निकाल देता है। वह तुरंत उसे मुक्त कर देता है और जंगल में भाग जाता है, जहाँ वे दुर्भाग्य से समूह के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। राक्षस उन्हें देख सकते हैं और करेन को पकड़ सकते हैं। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब आतंकवादी पक्षी आते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इस झगड़े में टिक टिक बुरी तरह से घायल हो जाता है, इसलिए देरी से पक्षियों को आसपास से दूर ले जाने का फैसला किया जाता है। वह बहादुरी से उन्हें अंदर ले जाता है।
जंगल और उन्हें एक एक करके मारता है। हालांकि जब देरी अपने समूह में लौटती है तो वह बाकू को पाता है और राक्षसों द्वारा उसे ले जाने पर बुराई करता है। देरी भी टिक टिक को गंभीर स्थिति में पाता है और इसलिए वह रात में रास्ते में उसे ले जाने के लिए एक अस्थायी पैलेट बनाता है। टिक टिक घावों का इलाज करता है और उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि जब भोजन लाने में देरी होती है तो वह गलती से एक खाई के अंदर गिर जाता है और खुद बाहर गिर जाता है। बाद में रात में भारी बारिश होती है और छेद पानी से भरने लगता है। अचानक एक गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकलने में देरी होती है। उसकी नींद की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह देखता है कि एक विशाल कृपान दांतेदार बाघ भूखी आंखों से उसकी ओर देख रहा है। देरी का दिल डर से धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही वह राजसी जानवर को देखता है उसे पता चलता है कि यह पीड़ित है और उसे मदद की जरूरत है। इसलिए सतर्क कदमों के साथ देरी उसके पास पहुंचती है। सेब्राटूथ उत्तेजित हो गया और उसे फ्रिज कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि जानवर हमला नहीं करता है, बल्कि फ्रीडम डिले की पकड़ से बाहर निकलने से पहले उसे उत्सुकता से सूंघता है और गुफा से बाहर निकलने में भी कामयाब होता है और टिक टिक में लौटता है और पाता है कि उसने ताकत हासिल कर ली है। टिक टिक से पता चलता है कि उसने सुना है दूर से हमला आ रहा था और इसलिए दोनों जांच करने के लिए निकल पड़े। एक सुनसान शहर में पहुंचने के बाद उन्हें कुछ बहुत जरूरी भोजन मिलता है और वे इसे भूख से खा लेते हैं, लेकिन एक विदेशी जनजाति की अप्रत्याशित उपस्थिति से उनकी दावत कम हो जाती है, जो आश्चर्यजनक रूप से उनकी भाषा बोलते हैं और एक अभियान शुरू करते हैं। उन पर अचानक हमला तभी होता है जब लगता है कि सब कुछ खो गया है। वहीं सेब्राटूथ, जिसे पहले देरी से मुक्त किया गया था, अपने तेज दांतों के साथ छाया से बाहर निकलता है और घुसपैठियों पर भयंकर रूप से दहाड़ता है। हर कोई ठिठक जाता है और डर जाता है, लेकिन उसके आश्चर्य को कम करने के लिए विशाल जानवर जनजाति के रूप में कोई शत्रुता नहीं दिखाते हुए शांति से उसके पास आता है। अविश्वास में देखता है। देरी से पता चलता है कि उसकी दयालुता के कार्य ने उसे एक शक्तिशाली सहयोगी अर्जित किया है। एक बार जब सेब्राटूथ विदेशी जनजाति को छोड़ देता है तो अंततः अपने हथियार कम कर देता है और शांति से दोनों का स्वागत करने के लिए बाद में जनजाति का नेता नाकुडू उन्हें भोजन प्रदान करता है और बातचीत करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि देरी के पिता शहर से गुजरे थे, लेकिन 4 पैर वाले राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद नाकुडू उन्हें पास की एक गुफा में ले जाता है जो प्राचीन चित्रों से सजी हुई है। पेंटिंग एक उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी बताती है, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद कर सकता है जो कृपान दांतेदार के साथ संवाद कर सकता है। बाघ और अपने लोगों को आजादी की ओर ले जाने के लिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विलंब है। हम जेसन मोमोआ की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आप ऐसा करेंगे। नाकुडू तुरंत अन्य जनजातियों के लिए एक दूत भेजता है। वह पूरी तरह से तैयार होना चाहता है राक्षसों के खिलाफ युद्ध, लेकिन देरी इतनी निश्चित नहीं है कि क्या वह उनका नेतृत्व कर सकता है। अगली सुबह दूत कुछ बुरी खबर के साथ लौटता है। उसने पंक्तियां समझाई कि लगभग सभी अन्य जनजातियों पर राक्षसों ने आक्रमण किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। हालांकि जो बचे हैं वे लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। उनकी आजादी के बाद यह पता चला कि कुछ दिन पहले नाकुडू जनजाति पर भी हमला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बेटे को पकड़ लिया गया और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसलिए बिना किसी हलचल के उन्होंने अपने लोगों के साथ अपने हथियार इकट्ठा किए और शहर छोड़ दिया। फिर वे दूसरे के साथ एकजुट हो गए। जनजातियां जो दुष्ट राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक साथ आई हैं। एक कठिन यात्रा के बाद सेना एक नदी पर पहुंचती है, जहां उन्हें इवलेट, कैरल और बाकू सहित दासों से भरी कई नावें मिलती हैं। इससे उन्हें अपने मिशन में एक उद्देश्य मिलता है। विशेष रूप से देरी जो होती है अब वे पहले से कहीं अधिक प्रेरित है, क्योंकि सेना नदी के रास्ते नावों का पीछा नहीं कर सकती है। देरी से उन्हें रेगिस्तान के माध्यम से मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया जाता है। दुर्भाग्य से यह योजना घातक साबित होती है, क्योंकि कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वे अपना रास्ता खो चुके हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है, गंभीर स्थिति यह है कि उनमें से कई निर्जलीकरण के कारण गिरने लगते हैं। हालांकि सेना फिर भी हार नहीं मानती है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ती रहती है। अंततः उनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है जब उन्हें एक उन्नत सभ्यता की खोज होती है, जिसे देवताओं के पर्वत के रूप में जाना जाता है। जिन लोगों का अपहरण किया गया था उन्हें अन्य स्मारकों में पिरामिड बनाने के लिए दास श्रम के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ, सही है। हम सभी जानते हैं कि यह एलियंस थे जिन्होंने यह किया था कि भूमि पर सर्वशक्तिमान नामक एक रहस्यमय नेता का शासन है, जिसे हर कोई एक अछूत और क्रूर भगवान के रूप में डरता है। उसी रात देरी हुई और नाकुडू ने चुपचाप गुलाम पिंजरों में अपना रास्ता बना लिया। योजना अपने साथी बंदियों को एकजुट करने और अपने उत्पीड़कों के खिलाफ विद्रोह करने की है। नाकुडू अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के साथ मिलकर बहुत खुश है, लेकिन देरी का दिल डूब जाता है जब उसे पता चलता है कि वालेट को पकड़ लिया गया है। दूसरे महल में मेरा मतलब निर्माण से है, क्योंकि वे अपने उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। एक अन्य जनजाति का एक गुलाम आगे बढ़ता है और गुस्से में विरोध करते हुए चेतावनी देता है कि देरी की लापरवाही से उन सभी को मार दिया जाएगा। हालांकि नाकुडू ने अपनी आस्तीन में एक आश्चर्य किया है जो हर किसी को स्तंभ में छोड़ देता है। उनका दावा है कि देरी उसके पास डरावने कृपान दांतेदार बाघ के साथ संवाद करने की क्षमता है और वह उनकी स्वतंत्रता की एकमात्र आशा है। तभी एक अंधा गुलाम आगे बढ़ता है और समझाता है कि सर्वशक्तिमान को केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसके पास शिकारी का निशान है, क्योंकि बातचीत जारी है। और नाकुडू ने गार्डों के आने की आवाज सुनी, इसलिए वे जल्दी से गुलाम पिंजरे से भाग निकले। हालांकि उनके भागने पर किसी का ध्यान नहीं गया और गार्ड रेगिस्तान में उनका पीछा करते रहे। टिक टिक उनके बचाव के लिए आता है और बहादुरी से दुश्मन को अकेले ही हरा देता है। दुर्भाग्य से वह उसके आगे झुक जाता है। चोटों के साथ साथ विनाशकारी देरी के कारण उस रात सरदार ने इवैलेट पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही सर्वशक्तिमान के एक पुजारी ने उसे खोज लिया। इससे उसकी गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि उसने बिना अनुमति के एक दास को ले लिया था। पुजारी ने तब इवैलेट के हाथों के निशान देखे और उसके निशान का पता लगाया। शिकारी ने उसे चौंका दिया। इस बीच देरी से आखिरकार टिक टिक की मौत पर काबू पा लिया गया, जो तेज था और उसे दिए गए सफेद भाले को स्वीकार करता है। फिर वह आगे बढ़ता है और शेष जनजाति के सदस्यों के साथ विद्रोह करने का फैसला करता है और अगली सुबह शहर की ओर अपना रास्ता बनाता है।
जनजाति के सदस्य दास श्रमिकों के साथ घुल मिल जाते हैं और गार्डों पर हमला करने की तैयारी करते हैं। विलम्ब भी करेन के साथ फिर से जुड़ जाता है और दोनों अपनी योजना के पहले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि मैमथो को रिहा करना है। और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, तबाही मच जाती है। विद्रोहियों के लिए एकदम सही व्याकुलता और वे अंततः उत्पात मचाते हैं। कई गार्ड बेरहमी से मारे जाते हैं, लेकिन करेन सहित कुछ विद्रोही भी अपनी जान गंवा देते हैं। तभी सर्वशक्तिमान छिपकर बाहर आता है और दुष्ट एड को मारने की धमकी देता है। अगर वे अपना विद्रोह नहीं छोड़ते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। विकल्प देरी से स्वीकारोक्ति का दिखावा करता है, लेकिन फिर अचानक अपना सफेद भाला सर्वशक्तिमान की ओर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ब्रदरहुड का उसका भ्रम टूट जाता है। हर कोई उसे गिरता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और इस तरह सभी गुलाम लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। नाकोरू भी कार्रवाई में शामिल हो जाता है और उसकी एक आंख को मार देता है। एक घातक भाले से उसे घायल कर दिया। इस बीच सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर बेरहमी से वार करती है, जिससे वे जमीन पर गिर जाते हैं। देरी से राहत के साथ उसकी ओर भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुंच पाते, सरदार ने उसकी पीठ पर तीर मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने जो देरी देखी, उससे निराश होकर सरदार के पास जाता है और उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। फिर वही वालेट को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वह धीरे धीरे मर जाती है। हालांकि घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में वह जीवन में वापस आती है। यह पता चलता है कि बूढ़ी माँ ने उसमें सब कुछ देखा था सपने, इसलिए उसने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग वेलेट को फिर से जीवित करने के लिए किया। हालांकि उसने अपना जीवन त्याग दिया। यह ठीक है, वह बूढ़ी थी, ठीक है। इस बीच सभी योद्धा और दास अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। युद्ध अंततः अंतिम दृश्य में समाप्त हो गया। जनजाति के सभी सदस्य अपने गांवों में लौट आए और यागस को विदाई दी। नाकोरू ने यह बताने में देरी करने के लिए कुछ बीज दिए कि उनके पिता ने गायब होने से पहले उन्हें एकत्र किया था। उन्हें रोकें और वे आपके लिए एक नया पिता बनेंगे। इससे यह साबित होता है कि पूर्व प्रमुख ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद अंततः यज्ञ अपने गांव पहुंचे और बीज बोए। कुछ ही समय में वह स्थान हरियाली और प्रचुर भोजन से भर गया। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।